Hello everyone, how are you? This is Dr. Chavikar. Welcome to my channel Krishna Institute of Law. आज हम डिस्कस करेंगे अंडर द लॉ ऑफ एविडेंस. द टॉपिक इज फैक्ट इन इशू. फैक्ट इन इशू बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म है. आप इस वीडियो लेक्चर को बिल्कुल ध्यान से सुनिए, तभी आपको पता चलेगा कि फैक्ट इन इशू किसे कहते हैं. देखिए, जब भी कोई ट्रायल चलता है तो पार्टीज क्या होती है, एक दूसरे पर आरोप लगाती है. फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी के घर पर चोरी करी तो बी क्या इल्ज़ाम लगाएगा कि ए ने चोरी करी है, और ए क्या कहेगा कि नहीं, ये गलत इल्ज़ाम लगा रहा है, मैंने चोरी नहीं की है. तो वो फैक्ट जो एक पार्टी दूसरे पे लगाती है और दूसरी पार्टी उसको डिनाई करती है, उन सभी फैक्ट को हम फैक्ट इन इशू कहते हैं. फैक्ट इन इशू को आप प्रिंसिपल फैक्ट के नाम से भी बुलाते हैं, क्योंकि इन्हीं प्रिंसिपल फैक्ट की वजह से जो एक्यूज्ड होता है या जो विक्टिम होता है उसकी राइट और लाइबिलिटी पता चलती है, या हम कहें राइट और लाइबिलिटी अराइज होती है. तो अगर हम सिविल केस की बात करते हैं तो एक पार्टी दूसरे पे एलिगेशन लगा रही है और दूसरी पार्टी उसको डिनाई कर रही है. तो ऐसे सभी फैक्ट जो होते हैं वो फैक्ट इन इशू कहलाते हैं. और क्रिमिनल केस में अगर प्रोसिक्यूशन जो है एक्यूज्ड पे एलिगेशन लगाता है और एक्यूज्ड उनको डिनाई करता है तो उनको भी हम फैक्ट इन इशू कहते हैं. तो फैक्ट इन इशू क्लियर हो गया आपको. इट मीन्स एक पार्टी पे जब कोई आरोप लगता है और दूसरी पार्टी उसको जो है डिनाई करती है तो वो सारे के सारे फैक्ट जो होते हैं आपके फैक्ट इन इशू कहलाते हैं. मैं आपको इसके एक दो एग्जाम्पल दूंगी तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. देखिए, पहला एग्जाम्पल क्या कहता है कि ए किसका दोषी है, ही इज एक्यूज्ड ऑफ मर्डरिंग बी. ए को एक्यूज माना गया है कि वो बी का मर्डर किया है. तो जब ट्रायल चल रहा होता है तो जो प्रोसिक्यूशन है वो ए पे क्या क्या आरोप लगा सकता है कि ए की वजह से ही बी की डेथ हुई है, या ए बी को मारना चाहता था, या ए को बी ने बहुत ज़्यादा एकदम से सडन उकसाया था, प्रोवोक किया था, जिसकी वजह से ए ने बी का मर्डर कर दिया. तो ये सारे आरोप लगे हैं. अब ये प्रोसिक्यूशन ने आरोप लगाए हैं. अब जो एक्यूज्ड है वो कहेगा नहीं, मैंने बी की डेथ कॉज नहीं की है. वो ये भी कह सकता है मैं बी की डेथ को कॉज करने की मेरा कोई भी इंटेंशन नहीं थी, ना ही मुझे बी से कोई सडन प्रोवोकेशन हुआ, ना ही मैंने उसका मर्डर किया. तो आप देखिए, प्रोसिक्यूशन जो है इसमें आरोप लगा रहा है और जो आपका एक्यूज्ड है वो उनको डिनाई कर रहा है. तो ये सारे के सारे फैक्ट क्या कहलाएंगे, आपके फैक्ट इन इशू. मैं एक और आपको बहुत एग्जाम्पल अच्छा देती हूँ. इसमें क्या था, एक ए व्यक्ति था. अब वो बिना अपनी विल को लिखे हुए मर जाता है. अब उसकी सारी प्रॉपर्टी डी ले लेती है क्योंकि डी उसकी डॉटर है. अब थोड़े दिनों बाद एक और पर्सन आता है एस के नाम से. वो कहता है कि मैं ए की सिस्टर हूँ, इसलिए ये प्रॉपर्टी मुझे मिलनी चाहिए क्योंकि डी उसकी डॉटर नहीं है और मैं ही उसकी जो है ओनली हेयर. अब कोर्ट में ये केस चलता है. कोर्ट इस केस को डिसाइड करने के लिए सबसे पहले क्या देखेगा, क्या डी ए की डॉटर है, क्या एस ए की सिस्टर है या नहीं है. अगर कोर्ट को पता चलता है कि एस जो है ए की सिस्टर नहीं है तो वो एस का केस डिसमिस कर देगी. वो कहेगी प्रॉपर्टी ये डी की होनी चाहिए. अगर ये प्रूव हो जाता है कि एस सिस्टर है और डी भी डॉटर है तो भी केस डिसमिस हो जाएगा, क्योंकि हिंदू लॉ के हिसाब से जो डॉटर होती है वो प्रिफरेबल हेयर होती है सिस्टर पे. तो अगर एस सिस्टर नहीं है या एस जो है सिस्टर तो है और डी भी डॉटर है तो भी ये केस किसकी फेवर में जाएगा, डी की फेवर में जाएगा. डी एस की फेवर में कब जाएगा, जबकि एस ये प्रूव कर दे कि डी जो है ए की डॉटर नहीं है.
तो ये सारे फैक्ट कि डी ए की डॉटर है और एस जो है ए की सिस्टर है, ये कहलाएंगे फैक्ट इन इशू। क्योंकि इस केस को डिसाइड करने के लिए ये दो इम्पॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि एस को अपना केस प्रूव करने के लिए ये दिखाना पड़ेगा कि डी डॉटर नहीं है बल्कि मैं सिस्टर हूँ, और डी को ये दिखाना पड़ेगा कि मैं डॉटर हूँ, एस सिस्टर नहीं है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं, आपकी फैक्ट इन इशू कहलाती हैं। हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए किसी कंपनी में कैशियर है, उसकी ड्यूटी है बैंक से पैसे निकालना और लेबर में बांट देना। एक बार उसने 25,000 रुपये निकाले। अब उसके ऊपर ये केस लगा क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का आईपीसी के अंदर कि इसने 25,000 में से 13,000 अपने यूज़ के लिए ले लिए। लेकिन ए ने कहा ये मेरे पर गलत इल्ज़ाम लगाया है, क्योंकि उस दिन तो मैं छुट्टी पे था, मैंने पैसे निकाले और फिर मैं छुट्टी पे चला गया और मुझे कंपनी के मैनेजर ने बोला कि तुम ये सारे के सारे पैसे बी को दे दो जो कि असिस्टेंट कैशियर है, और मैं ये सारे पैसे बी को दे के जो है अपने घर पे छुट्टी के लिए चला गया। अब ये जो आप कोर्ट जो डिसाइड करेगा कि ए इनोसेंट है या नहीं, वो कैसे करेगा? सबसे पहले वो देखेगा कि उसके अगेंस्ट ये जो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का केस लगा है ये ठीक है या नहीं है। तो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में कोर्ट को दो चीज़ें देखनी है। एक तो कैशियर ने पैसे निकाले बैंक से और उसने उसमें से 13,000 डिसऑनेस्टली उसको मिसअप्रोप्रिएट कर लिया या अपने यूज़ में ले लिए। अगर ये दोनों बातें जो है प्रूव हो जाती हैं तो फिर वो जो क्या कहलाएगा, ए जो कैशियर था कि उसने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है। अब इसके लिए कोर्ट को 3 पॉइंट देखने होंगे। क्या ए ने उस दिन पैसे निकाले थे? क्या उसने पैसे निकाल के उसको बी को दिया था? क्या उसने उस दिन पूरे दिन काम किया था? या फिर उस दिन जो लेबर को पैसे किसने बांटे थे, ए ने बांटे थे या बी ने बांटे थे? तो अगर इन चारों क्वेश्चन का हमें जवाब मिल जाता है तो ये वाले क्वेश्चन कहलाएंगे फैक्ट इन इशू। देखिए, अगर उसने पैसे निकाले और बी को दे दिए और बी ने ही उस दिन जो है पैसे लेबर को बांटे थे, तो इससे क्या पता चलता है कि पैसे जो हैं बी के पास थे। और अगर हम ये वाला क्वेश्चन भी देखें कि उस दिन ए ने वर्क किया था पूरे दिन और ये पता चले कि ए ने वर्क नहीं किया था, वो सिर्फ बैंक से पैसे निकाल के चला गया था, तो इन सब बातों से जो है ए की इनोसेंस जो है प्रूव हो सकती है। तो ये कहलाएंगे फैक्ट इन इशू, कि मीन्स कि ये फैक्ट के बेसिस पे उस पर इल्ज़ाम लग सकता है और ए जो है इन फैक्ट को या तो प्रूव करेगा या इनको डिनाई करेगा। तो इसीलिए ये कहलाते हैं फैक्ट इन इशू। अब आपको क्लियर हो गए? तो मैंने फैक्ट इन इशू के आपको 3 एग्जाम्पल दे दिए। एक तो मर्डर वाला दिया, दूसरा दिया अगर कोई बिना विल की मर जाता है, तीसरा दिया कि अगर कैशियर पे क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट लगता है तो हम किन चीज़ों को फैक्ट इन इशू मानेंगे। और सीधे सीधे कहें तो जो इल्ज़ाम दूसरे पे लग रहे हैं और उससे रिलेटेड जो चीज़ें आ रही हैं और दूसरी पार्टी उन पॉइंट्स को जो है डिनाई कर रही है, उन्हीं को हम फैक्ट इन इशू कहते हैं। आई थिंक कि अब आपको फैक्ट इन इशू बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।